हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टूडेंट्स। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पढ़ाकू कीड़े में। जैसा कि आप लोग चैनल पे वीडियो देख चुके थे कि सरप्राइज वीडियो आने वाला है, सो हियर इज योर सरप्राइज वीडियो। और सरप्राइज ये है कि अब हम चैनल पे डिस्कस करेंगे रीट लेवल सेकेंड की साइंस यानी कि विज्ञान। अब विज्ञान विषय में हम डिस्कस क्या करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले विज्ञान विषय में हम शुरुआत करेंगे पार्ट 4 यानी कि खंड घ से, जिसका सिलेबस आप यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में देख पा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी ये जो क्लासेस होंगी ये बायलिंगुअल होंगी। यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपको अवश्य इससे बेनिफिट मिलेगा, और यदि आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपको भी इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। साथ ही में हम शुरुआत करेंगे विज्ञान की शिक्षण विधियों के टॉपिक से, यानी कि मेथड्स ऑफ साइंस टीचिंग। इसके अलावा ये जो सारा सिलेबस आप यहाँ देख पा रहे हैं वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, वो भी बिफोर द एग्जाम ऑन द टाइम। ऑल्सो हम इन जो क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं वो नोट्स बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट होने वाले हैं, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस उन नोट्स से कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम कंसेप्ट क्लियर तरीके से पूरे सिलेबस के गो थ्रू होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज हमारी पहली वीडियो की इसी के साथ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे विज्ञान की शिक्षण विधियां। और जो पहली विधि हमारे पास होगी वो प्रोजेक्ट विधि हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि कुल मिला के कम से कम 12 से 15 शिक्षण विधियां हम डिस्कस करेंगे। ना केवल डिस्कस करेंगे बल्कि इस तरीके से समझेंगे कि प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा फिरा के दे दिया जाए, हम सीधा सटीक उत्तर उसमें से निकाल पाएं। इस अहम वक्त को सदुपयोग में लाते हुए हम वो पढ़ेंगे जो सीधे सीधे प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा या फिर उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ हमें नजर आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे सामने सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट मेथड यानी कि प्रोजेक्ट विधि। मैं आपको बता दूं कि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जो कि अवधेश सर का टेलीग्राम चैनल है। ऑल्सो ये पीडीएफ बनाने का श्रेय अवधेश सर को जाता है। तो आपका कार्य केवल इतना है, आपको ये वीडियोज़ देखने हैं, सुनने हैं, समझने हैं, और टेलीग्राम चैनल से आपको पीडीएफ्स ले लेने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने की कोशिश करनी है। किसी भी विधि को जन्म दिया होता है किसी एक इंसान ने, तो प्रोजेक्ट विधि का जन्म सर विलियम किलपैट्रिक, जो कि जॉन डीवी के छात्र रहे हैं। तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है, यदि प्रश्न पत्र हमारे सामने बहुत ही सरल आता है तो वहाँ से ये हमें प्रश्न मिल सकता है कि प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जिसमें एक ऑप्शन जॉन डीवी भी होगा और दूसरा ऑप्शन सर विलियम किलपैट्रिक भी होगा। आपको क्या करना है, सर विलियम किलपैट्रिक पे टिक करना है। तो चलिए इसी के साथ आगे देखते हैं। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यानी कि प्रोजेक्ट हमेशा किसी न किसी एक उद्देश्य के साथ आएगा, एक एम होगा हर एक प्रोजेक्ट का, और जिसे पूरी लगन के साथ, पूरे इंटरेस्ट, रुचि के साथ सामाजिक वातावरण में यानी कि सोशल एटमॉस्फेयर में किया जाता है। इसी के साथ साथ यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि छात्र संबंध, सहयोग एवं क्रिया विधि द्वारा सीखते हैं। ये पॉइंट थोड़ा सा अहम है, तो देखिए इस पे चर्चा करते हैं। इसमें बोला है कि छात्र संबंध, सहयोग और क्रिया विधि द्वारा सीखते हैं। अब आप सोच के देखिए, यदि हमने छात्रों को एक प्रोजेक्ट दे दिया तो छात्र क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट में जितनी भी चीज़ें उन्हें चाहिए होंगी उनमें आपस में संबंध स्थापित करेंगे, उसके साथ साथ एक दूसरे से सहयोगात्मक तरीके से उस प्रोजेक्ट विधि को पूरा करेंगे। और उसी के साथ साथ यह एक क्रिया विधि भी है। क्रिया विधि है मतलब कि छात्र इसमें करके सीखते हैं, यानी कि एक्टिव रहते हैं। अब क्योंकि इसमें छात्र एक्टिव रहते हैं, यानी कि छात्र ही हैं जो
कार्य करते हैं तो इसका मतलब वो करके सीखते हैं, यानी कि ये लर्निंग बाय डूइंग सिद्धांत पर कार्य करता है, करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस विधि के अंतर्गत किसी समस्यात्मक प्रकरण को मुख्य मानते हुए किसी छात्र अथवा छात्र समूह को प्रयोजना कार्य के अंतर्गत विभिन्न तथ्यों को समाज अपने आसपास से एकत्रित करते हुए उस समस्या का निष्कर्ष निकालना होता है। इस पॉइंट को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमने कक्षा में अपने विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दिया है कि उन्हें अपने मोहल्ले के 50 घरों में जाना है और एक सर्वे करना है, जिसके अंदर उन्हें एक टेबल दी हुई है और उस टेबल को भरना है। अब वो उसमें क्या क्या भरेंगे ये विषय भी उनको बता दिए गए हैं। तो इसी के साथ मान लीजिए बच्चे पहले घर में जाते हैं और जानकारी एकत्रित करते हैं कि उस घर में सदस्यों की संख्या कितनी है, पिछले 1 साल में उस घर में सदस्यों में कोई बीमारी आई है या नहीं, यदि कोई बीमारी आई है तो उसका टीकाकरण उन्होंने लिया कि नहीं, टीकाकरण लिया तो कौन सा लिया, दवाइयाँ ली, इलाज लिया तो कहाँ से लिया, राशन कितना मिलता है, अर्थात पीने का पानी वहाँ कैसा आता है, ये सब चीज़ें, ये सब तमाम चीज़ें। और उन्होंने क्या किया, अपनी फ़ाइल रेडी कर दी, यानी कि प्रोजेक्ट तैयार कर दिया। तो ये क्या हुई, समाज में रह कर के और समाज के आसपास की चीज़ों को ही एकत्रित किया, वहीं से उन्होंने सीखा, चीज़ें इकट्ठा की। चलिए आगे बढ़ते हैं। योजना विधि में मनोवैज्ञानिक आधार यानी कि अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम इसमें प्रमुख हैं। एक एक करके इन तीनों नियमों को समझते हैं। अगर पहले नियम की हम बात करें, अभ्यास का नियम, इसमें छात्र क्या करेगा, बार बार अभ्यास करेगा और वहाँ से उसे चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि हमने देखा था, छात्र ने पिछले उदाहरण में वर्कशीट तैयार की थी, यानी कि एक टेबल तैयार की थी, और इस टेबल में उसने क्या किया, पहले परिवार के पास गया और सारी की सारी जानकारी उसमें भर दी। फिर उसने क्या किया, दूसरे परिवार के पास गया, सारी जानकारी भर दी। तीसरे परिवार के पास गया, सब तथ्यों को उसमें नोट डाउन कर दिया, लिख दिया। इस तरीके से छात्र क्या करता है, अभ्यास के नियम से बार बार चीज़ें सीखता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम देखते हैं तत्परता का नियम। इसमें हम क्या देखेंगे कि विद्यार्थी कितना रेडी है, कितना तत्पर है चीज़ों को सीखने के लिए। प्रोजेक्ट विधि में हमने छात्रों का एक समूह लिया, मान लीजिए 5 छात्र लिए, और इन 5 ही छात्रों को वो प्रोजेक्ट सौंपा गया है। इसमें हम देखेंगे कि 5 छात्र एक तरीके से तो काम नहीं करते, किसी छात्र के काम करने का तरीका कुछ है तो किसी दूसरे छात्र के काम करने का तरीका कुछ और, वहीं चौथे छात्र के काम करने का तरीका कुछ और। इसका मतलब कि ये तरीका निर्भर करता है कि छात्र कितना तत्पर रहकर चीज़ों को सीखता है। जो छात्र जितना तत्पर रहकर चीज़ों को सीखता है वो उतना अधिक सीख जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हम घोड़े को तालाब के पास तो ला सकते हैं लेकिन उसे पानी नहीं पिला सकते। ठीक उसी तरह बच्चे को हम प्रोजेक्ट सौंप तो सकते हैं लेकिन उस प्रोजेक्ट में वो कितना तत्पर रहकर कार्य करेगा ये केवल और केवल उस बच्चे पर ही निर्भर करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास प्रभाव का नियम। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करते हैं। तो प्रभाव का नियम क्या कहता है, मान लीजिए हम कोई कार्य करते हैं, जैसे हम अंग्रेजी में एक्शन कहते हैं। हमने कोई कार्य किया, एक्शन लिया और हमें उसका रिजल्ट, परिणाम पॉजिटिव मिलता है, यानी कि लोग हमें सराहना देते हैं या फिर हमने जो टारगेट रखा था उसको हमने हासिल कर लिया तो हमें आत्मसंतुष्टि है। इसका मतलब जो भी एक्शन लिया और उसका जो हमें रिवार्ड मिलता है, उसका जो हमें फल मिलता है, उससे हम क्या हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं। तो हम क्या करेंगे, बार बार उस कार्य को दोहराएंगे। इसका मतलब कि प्रभाव हमारे पास कैसा पड़ेगा,
जो हमारे पास परिणाम आता है। परिणाम और प्रभाव दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो चलिए, मेरे हिसाब से ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक आधार आपको समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। योजना विधि के प्रकार। दो प्रकार होते हैं योजना विधि के, व्यक्तिगत और सामाजिक। व्यक्तिगत प्रकार में छात्रों के व्यक्तिगत विकास होता है और सामाजिक में छात्रों का सामाजिक विकास होता है। आइए देखते हैं कैसे। वही उदाहरण उठाते हैं जिसे हम अब तक डिस्कस करते आए हैं। तो उसमें हम क्या देखेंगे, छात्रों का व्यक्तिगत विकास भी होता है। अगर 5 छात्रों का समूह था हमारे पास, तो उसमें से पांचों छात्र यदि एक प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं तो हर एक छात्र का व्यक्तिगत विकास संभव है। उसी के साथ साथ छात्रों का सामाजिक विकास भी होता है, क्योंकि ये पांचों छात्र एक समूह के रूप में एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपने आसपास बने समुदाय में गए और वहाँ अलग अलग लोगों से इनका मिलना हुआ, अलग अलग लोगों से इन्होंने बातचीत की, यानी कि इंटरेक्शन हुआ अपने आसपास समाज के लोगों से। तो इस तरीके से उनका व्यक्तिगत विकास भी हुआ और सामाजिक विकास भी हुआ। अब देखते हैं W.H. किलपैट्रिक के अनुसार प्रयोजनों का वर्गीकरण, यानी कि प्रोजेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। एक तरीके से सबसे पहला है रचनात्मक, अगला है कलात्मक, उससे अगला है समस्यात्मक, उससे अगला है समूह कार्य यानी कि ग्रुप वर्क। अब मैंने जो आपको उदाहरण दिया है, इस उदाहरण में बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने आसपास के समाज में जाकर चीज़ें सीख रहे हैं, यानी कि वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर रहे हैं, वो एक तरीके से समूह में कार्य करना भी सीख रहे हैं। इसी के साथ साथ वो रचनात्मक कार्य भी करते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टिव कार्य भी कर रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग लोगों से जो प्रश्न पूछ रहे हैं और उस टेबल को भर रहे हैं, वहाँ से वो उनकी रचनात्मकता का विकास कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मान लीजिए अगर बच्चों को कार्य दिया जाए कि उन्हें एक वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी पर प्रोजेक्ट बनाना है, तो वो क्या होगा, कलात्मक, आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट होगा। आर्टिस्टिक कैसे होगा, बच्चे एक तरीके से मिट्टी इकट्ठा करेंगे, वोल्केनो के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे, वहाँ पे अलग अलग रंग से उसको दिखाएंगे, एक कार्डबोर्ड की शीट पर उसको बनाएंगे। तो क्या किया उन्होंने, अपनी क्रिएटिविटी को उभार कर लाए, अपनी आर्टिस्टिक चीज़ों को उन्होंने क्या किया, डेवलप किया, उनका विकास किया। तो ये कलात्मक क्षेत्र हो गया। इसी के साथ देखते हैं प्रयोजना के सोपान, यानी कि स्थिति का निर्माण, समस्या के प्रकरण का चयन, समस्त पदों का विचार विमर्श, प्रयोजना कार्य के लिए तथ्य एकत्रित करना, योजना कार्य का मूल्यांकन, निष्कर्ष एवं रिकॉर्ड का एकीकरण करना। चलिए इसको समझते हैं कि प्रयोजना के सोपान किस तरीके से कार्य करते हैं। सबसे पहले आता है स्थिति का निर्माण, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट देने से पहले बच्चे क्या करेंगे, स्थिति का निर्माण करेंगे। अध्यापक ने उन्हें कार्य दे दिया कि उन्हें पवन चक्की के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है, पवन चक्की, विंड मिल जिसे हम कहते हैं। अब विद्यार्थियों ने क्या किया, उस स्थिति का निर्माण किया, उस समस्या के प्रकरण का चयन किया। उन्होंने समझा कि पवन चक्की किस जगह पर डाली जाती है, किस तरीके से डाली जाती है, कितना खर्चा आता है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, किस तरीके से इसको मेंटेन करके रखना है, और इन सभी पदों पर विचार विमर्श किया। उसके बाद प्रयोजना कार्य के लिए तथ्य करना, यानी कि इस प्रोजेक्ट पर जिस पे उन्हें काम करना है उसके बारे में सब अपने अपने पॉइंट्स, अपना अपना विचार रखते हैं। इसके साथ ही फिर इस योजना कार्य का मूल्यांकन होता है। जब ये योजना कार्य पूर्ण हो जाता है उसके बाद निष्कर्ष एवं रिकॉर्ड का एकत्रीकरण किया जाता है, यानी कि रिकॉर्ड को फाइनली असेस किया जाता है, एक साथ लिखा जाता है, और अध्यापक ने उन्हें 5 में से अंक दे दिए 4.5। इस तरीके से ये कार्य करता है। मुझे उम्मीद है आपको इतना अभी तक जो हमने समझा है वो सही तरीके से समझ आ रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं प्रयोजना विधि के गुण।
सबसे पहला गुण है इसमें मनोवैज्ञानिक विधि। बिल्कुल, प्रयोजना विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यानी कि साइकोलॉजिकल विधि इसको कह सकते हैं। किस तरीके से है? क्योंकि इसके अंदर बच्चा एक्टिव होता है, यानी कि जो लर्निंग होती है वो छात्र करके सीखता है, छात्र सक्रिय अवस्था में होता है। और क्योंकि छात्र सक्रिय अवस्था में होता है और ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, तो ये थॉर्नडाइक के तीनों नियमों का अनुसरण करती है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि थॉर्नडाइक के 3 नियम हैं कौन से? तो वो यही तीनों नियम हैं जो थॉर्नडाइक के नियम हैं, जो हमने योजना विधि में मनोवैज्ञानिक आधार समझा था। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम या फिर परिणाम प्रभाव का नियम, यही थॉर्नडाइक के तीनों नियम हैं। और प्रोजेक्ट विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड इसका अनुसरण करता है। इसी के साथ पाठ्य वस्तु का स्वाभाविक परिस्थितियों में शिक्षण। और यहाँ पे पाठ्य वस्तु, मान लीजिए हमें सिखाना था बच्चे को बीमारियों के बारे में, अर्थात डिजीज़ के बारे में हमें बच्चों को सिखाना था, तो हमने क्या किया? पाठ्य वस्तु का स्वाभाविक परिस्थितियों में शिक्षण उसको सिखा दिया। हमने क्या किया? बच्चों का एक ग्रुप बनाया, समूह बनाया और उसको एक समुदाय में छोड़ दिया, वहाँ पे सर्वे करने के लिए, जहाँ पे वो जांच कर रहे हैं कि पिछले 1 साल में उन लोगों को, समुदाय के लोगों को कौन कौन सी बीमारियाँ हुई तथा उनके इलाज उन्होंने कौन कौन से लिए। तो इसमें क्या किया? पाठ्य वस्तु का स्वाभाविक तरीके से, स्वाभाविक परिस्थिति में शिक्षण हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि करके सीखने के सिद्धांत पर यह आधारित है, क्योंकि बच्चे स्वयं कार्य करते हैं और फिर सीखते हैं। उन्हें मालूम चलता है कि यदि टीबी की बीमारी होती है, ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो उसके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। इसी के साथ साथ आगे देखते हैं पाठ्य पुस्तक से हटकर ज्ञान का प्रेषण। बिल्कुल, यदि बच्चा कक्षा से बाहर निकलकर कुछ और सीखता है, तो इसका मतलब वो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान के साथ साथ बाहरी ज्ञान भी लेता है, जो उसके संपूर्ण विकास के लिए सहयोगात्मक है। इसी के साथ अगला हम देखते हैं कि प्रयोजना विधि के दोष क्या हैं, क्योंकि हर एक विधि ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर केवल और केवल अच्छे अच्छे गुण पाए जाते हैं। बिल्कुल, गुणों के साथ साथ कुछ ना कुछ दोष भी पाए जाते हैं। तो क्योंकि ये प्रोजेक्ट विधि है, यानी कि इसमें बच्चे मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर कार्य करते हैं, तो आप खुद सोच कर देखिए, यदि बच्चे प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं तो ये खर्चीली विधि अवश्य होगी। इसी के साथ साथ इसमें समय भी अधिक लगेगा, क्योंकि बच्चे एक तो सिर्फ कक्षा में सीख लें कि टीबी के लिए टीकाकरण कौन सा होता है और उसको याद कर लें, एक वो एक समुदाय में जाएं, वहाँ के लोगों से जानें कि उन्हें 1 साल में टीबी हुआ था और उन्होंने उसको ठीक कर लिया है किस टीकाकरण की वजह से। तो ये अधिक समय की आवश्यकता रखती है ये विधि। इसी के साथ साथ परीक्षा कार्यक्रम के अनुकूल नहीं है, यानी कि परीक्षा कार्यक्रम के प्रतिकूल है। यदि परीक्षा लेनी हो बच्चों की, तो ये विधि ज़्यादा हमें उस चीज़ के लिए फेवर नहीं करती है, ये उसके प्रतिकूल है। यानी कि ये संभव नहीं है कि हम बच्चों को प्रोजेक्ट विधि के बेसिस पर आंक पाएँ सही तरीके से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक प्रोजेक्ट में मान लीजिए हमने 5 बच्चों का समूह रखा है, तो इन बच्चों को अलग से नंबर देना उतना संभव नहीं है जितना कि इनके एक प्रोजेक्ट को या उस प्रोजेक्ट के रिजल्ट को, परिणाम को आंकना है। इसी के साथ हम देखते हैं अधिक बच्चों के लिए अनुपयोगी है। यदि कक्षा में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो इस तरीके से हम कितने ग्रुप्स में बच्चों को बांटें, कितने बच्चों पर ध्यान केंद्रित करें, तो ये अधिक बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। उसी के साथ साथ समस्त पाठ्यक्रम के लिए अनुपयोगी है, यानी कि पूरा पाठ्यक्रम, पूरे साल का जो भी पाठ्यक्रम है वो इस विधि से नहीं पूरा कराया जा सकता। कुछ चुनिंदा टॉपिक होते हैं हमारे पास जिसे हम प्रोजेक्ट विधि से करवा सकते हैं। उसी के साथ साथ आगे है अध्यापक का कार्यभार अधिक। बिल्कुल, इसमें अध्यापक को अपने छात्रों पर और उनके बनाए हुए समूह पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तो इस तरीके से अध्यापक का कार्यभार भी अधिक होता है। प्रत्येक बालक के ज्ञान का मूल्यांकन असंभव है, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। हर एक बच्चे का मूल्यांकन यहाँ पे असंभव हो जाता है, क्योंकि बच्चा एक ग्रुप में कार्य करता है, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कार्य करता है। इसी के साथ साथ प्रयोजना विधि बालकों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकसित करने हेतु उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर हेतु उपयुक्त विधि है। अब बहुत बार
प्रश्न पूछा जाता है कि प्रयोजना विधि किस स्तर के बच्चों के लिए उपयुक्त है, तो ये उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त है, यानी उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर। यानी कि अगर हम प्राथमिक स्तर पे ही बच्चों से प्रोजेक्ट का कार्य करवाना शुरू कर दें, क्योंकि बच्चों को ज्ञान ही नहीं है तो वो उस पर कार्य नहीं कर पाएंगे। अर्थात प्रोजेक्ट विधि को कार्य में लाने के लिए बच्चों के अंदर एक पहले से ज्ञान का होना आवश्यक है, यानी कि उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर ये उपयोगी है। परंतु इसका शिक्षण औपचारिक शिक्षण के साथ हो अथवा बालकों का अवकाश समय यानी कि लेजर टाइम, इससे मूल्यवान बनाया जा सकता है। यानी कि बच्चे, मान लीजिए महीने का दूसरा शनिवार जो कि अक्सर हॉलीडे देखा जाता है और रविवार छुट्टी होती है, उस दिन हमने क्या किया, बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे दिया। जिन बच्चों के घर पास पास हैं, मान लीजिए 4 बच्चों का समूह बना दिया, इन 4 बच्चों का घर क्या है, एक दूसरे के पास पास है, तो हमने क्या किया, इनको प्रोजेक्ट दे दिया। इसी तरीके से जो और बच्चे हैं जो एक तरीके से मिलकर कार्य कर सकते हैं, तो उनको प्रोजेक्ट दे दिया। इससे क्या होगा, उनका जो लेज़र टाइम है, उनका जो अवकाश समय है, उसका सदुपयोग होगा। इधर उधर घूमने की बजाय बच्चे कुछ नया सीखेंगे और बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। तो ये था सब कुछ प्रोजेक्ट विधि के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी फीडबैक है, आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कोशिश करूँगी कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए या फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मिल जाएगा। धन्यवाद आप सभी का।